हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल जब फेल हो गया तो नए मॉडल के लिए प्रयास करना शुरू किया गया और नया मॉडल है बोहर एटॉमिक मॉडल। उस मॉडल से पहले कौन कौन सी डेवलपमेंट हुई उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ EMR मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जितनी भी रेडिएशंस होती हैं इंक्लूडिंग लाइट, उन सब का ड्यूअल बिहेवियर होता है। ड्यूअल मतलब दोहरा, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है। और सेकंड है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इसको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ड्यूअल बिहेवियर में हम देखेंगे नेचर ऑफ लाइट एंड EMR, लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का नेचर। सबसे पहले न्यूटन ने कहा कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है और उन पार्टिकल्स को न्यूटन ने नाम दिया कॉर्पसल्स ऑफ लाइट, ठीक है। कॉर्पसल्स ऑफ लाइट कहा, जो लाइट के पार्टिकल्स हैं। इस बेस के ऊपर, पार्टिकल नेचर के ऊपर, न्यूटन ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिनोमेना को एक्सप्लेन किया। लेकिन पार्टिकल नेचर के ऊपर इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन ये फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं किए जा सके। इसका मतलब है कि जो लाइट के पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल के अलावा लाइट का कोई और नेचर भी है। उसके बाद ह्यूजिन और फ्रेस्नेल प्रिंसिपल, ये दो साइंटिस्ट का नाम है। ह्यूजिन जो नीदरलैंड के साइंटिस्ट थे और फ्रेस्नेल ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा कि जो लाइट है वो वेव नेचर रखती है, उसका नेचर वेव की तरह, जैसे वेव मूव करती है वैसे ही लाइट भी मूव करती है। तो वेव नेचर के ऊपर ह्यूजेन और फ्रेस्नेल ने इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन इन फिनोमेना को भी एक्सप्लेन कर दिया। तो अब हमें पता है कि लाइट के दो नेचर हैं, एक है पार्टिकल नेचर मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई, जिसको न्यूटन ने क्या कहा था, कॉर्पसल्स ऑफ लाइट। और दूसरा लाइट का वेव नेचर भी है, ये वेव की तरह मूव करती है, ठीक है। इसके बाद 1870 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कि लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जितनी भी रेडिएशंस हैं जब वो मूव करती है तो उन रेडिएशन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में जुड़ी होती है परपेंडिकुलरली, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से मूव करेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड होती है, जुड़ी होती है लाइट के साथ या किसी भी रेडिएशन के साथ। इसलिए क्लार्क मैक्सवेल ने इसे कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पे इसको दिखाया गया है ब्लू कलर से इलेक्ट्रिक फील्ड और ब्लैक कलर से मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एसोसिएटेड होती है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तथा जिस डायरेक्शन में वेव या लाइट या रेडिएशन मूव कर रही है उस डायरेक्शन के भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। इसका पहली कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उन सब की स्पीड सेम होती है, बराबर होती है। और वैक्यूम में सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स 1, और एग्जैक्ट में कहें तो ये होती है 2.997525 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स 1, और इस स्पीड को हम बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। वैक्यूम में जितनी भी रेडिएशन है उनकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, और वो कितनी है, एग्जैक्टली इतनी है, लेकिन हम इसको लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ट्रैवल करने के लिए किसी भी तरह के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। वैक्यूम में भी ये ट्रैवल कर जाती है
अगर कोई और मीडियम है तो उसमें भी ये ट्रेवल कर जाती है, किसी भी तरह की मीडियम की ज़रूरत नहीं है। इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। ठीक है, तो ये 3 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, जब हम उनको वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में और फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो हमारे पास जो एक सीरीज बन के आती है, उस सीरीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के अपोजिट होती है। हम इसको लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, अपोजिट होती है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर वेवलेंथ कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन बोल लेते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन increasing order of wavelength or decreasing order of frequency is known as electromagnetic spectrum। क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के अपोजिट है। इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर वेवलेंथ का आ गया तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका होगा? फ्रीक्वेंसी का होगा। जैसे ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लिखी हुई है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहली है गामा रेज, उसके बाद एक्स रेज, उसके बाद है थर्ड अल्ट्रा वायलेट रेज, फोर्थ है विजिबल रीजन, ऐसा रीजन जिसको हम देख सकते हैं, विजिबल रीजन। फोर्थ के बाद फिफ्थ है आईआर, आईआर मतलब इंफ्रारेड रेडिएशंस। उसके बाद है माइक्रोवेव्स और लास्ट है रेडियो वेव्स। ठीक है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। और विजिबल रीजन को हम जिसको हम देख सकते हैं उसमें 7 कलर होते हैं। VIBGYOR, विबग्योर, V से वायलेट, I से इंडिगो एंड B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज एंड R से रेड। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, विबग्योर। जो विजिबल रीजन है ये लगभग 400 नैनोमीटर वेवलेंथ के यूनिट है। 400 नैनोमीटर से शुरू होता है और 700 नैनोमीटर तक खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास थर्ड टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या है? जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसमें से रेडिएशंस इमिट होती है, वो रेडिएशन को इमिट करता है, उससे रेडिएशन निकलती हैं। जैसे अगर हम किसी आयरन बार, आयरन की एक रॉड ले ली, अगर उसको हम हीट करें, फर्नेस के अंदर, भट्टी के अंदर उसको हीट करें, तो सबसे पहले उस आयरन रॉड का डल रेड कलर आएगा, डल रेड होगा। उसके बाद फिर से हीट करें, टेम्परेचर और बढ़ा दें, तो डल रेड से वो चेंज हो जाएगा, मोर एंड मोर रेड कलर उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद कंटिन्यूसली अगर हीट करते रहें तो मोर एंड मोर रेड कलर के बाद आ जाएगा ब्राइट ऑरेंज। ठीक है, ब्राइट ऑरेंज के बाद उसका कलर चेंज हो जाएगा येलो, उसके बाद वही हो जाएगा वाइट और लास्ट में ब्लू कलर उस आयरन बार का हो जाएगा। तो डिफरेंट कलर उसके हो रहे हैं क्योंकि वो डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस को इमिट कर रहा है। तो ऐसी कोई भी बॉडी जो सभी प्रकार की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले या इमिट कर ले, छोड़ दे, उस बॉडी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। और जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो रही है या इमिट हो रही है ब्लैक बॉडी के द्वारा, उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी क्या हुआ? ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी है जो हर तरह की रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर लेती है और इमिट भी कर देती है। हम ब्लैक बॉडी को परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट इमिटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक थे, अच्छे से इसको समझना है। ठीक है, थैंक यू।